जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम किया था कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उसी थ्योरम से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज है 6.4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है। ये दो त्रिभुज अगर दिया हुआ हो ए बी सी पी क्यू आर, अगर दो त्रिभुज दिया है और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, यदि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो त्रिभुज ए बी सी है और ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो इनके संगत भुजाओं ए बी बटा में पी क्यू का वर्ग के बराबर होगा। यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में इस थ्योरम को जो है हम लोगों ने प्रूव किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी थ्योरम पे बेस्ड आज हम लोग 6.4 के एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है, दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। यानी दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और डी ई एफ, ये दिया हुआ है और दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है आप सभी को पता है। तो क्या करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, एक 64 है और एक 21 है। तो एक भुजा दिया हुआ है तो आपको दूसरा भुजा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में जो थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्र, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया चूंकि ऐसे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए बी बटा में डी का स्क्वायर, बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर, ए सी बटा में डी एफ का स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमको जो याद करना वही यहाँ पे देखेंगे, बीसी निकालना हमको बीसी निकालना और बीसी के संगत क्या होगा, तो ई एफ होगा। तो ई एफ हमारा जो दिया है वो 15.4 दिया है, हमको बीसी निकालना है। तो हम बस यही लिखेंगे, बीसी बटा में ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब आराम से आप देखिए, ये जो एरिया है इनके क्षेत्रों का अनुपात क्या दिया है, एक है आपका 64 और एक है आपका 121। बराबर में आपको बीसी निकालना है। अब बटा में ई एफ का मान दिया है 15.4 का स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। हमको बीसी निकालना है तो बीसी निकालने के लिए सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। पहले स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 बटा में 121 का रूट हो जाएगा। स्क्वायर जो है बराबर के इधर आता है तो रूट हो जाता है, यानी वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास बचेगा बीसी बटा में 15.4, ठीक। अब बताइए कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 होता है। 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 11 होता है। बराबर में बीसी बटा में 15.4। अब बीसी को, अगर हमको बीसी को ज्ञात करना है तो उसके साथ जो भी चीजें उसको हटाना पड़ेगा।
तो ये जो 15.4 है वो भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी मेरे पास BC बराबर क्या बचेगा 8, ये जो है गुना में हो जाएगा 15.4, अब बटा में क्या बचा 11 बचा। बस इसको काट कूट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये देखिए 11 एकम 11, इसमें से 4 बचेगा, 11 चौका 44 यानी 1.4। ठीक, यानी आपके पास BC का मान कितना आएगा 14 8 112 होता है, तो 112 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यानी BC का मान जो है आपका 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC दिया हुआ है और इसके विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि AB जो है वो 2 CD के बराबर हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो हमको बनाना है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी एक जोड़ा जो भुजाओं का होता है वो समांतर होता है। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ABC और D। ए बन गया आपका ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जहां आपका जो AB है, जहां आपका AB जो है ये CD के क्या है समांतर है। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, आप भेज दीजिए विकर्ण, और ये आपका विकर्ण हो जाएगा BD। दोनों के दोनों जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो O पर दोनों एक प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे पहले तो आप लिखिएगा क्या दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक, जहां AB जो होगा वो CD के क्या होगा समांतर होगा। अच्छी बात है, ये हो जाएगा। उसके अलावा ये भी तो दिया है कि AB जो है ये 2 CD के बराबर है। AB जो है 2 CD, फिगर थोड़ा सा उल्टा बन गया, CD को छोटा रखना चाहिए था, AB को बड़ा रखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB जो है वो 2 CD के बराबर है। AB जो है आपके 2 CD के बराबर है, ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD का अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, AB और CD का अनुपात दिया हुआ। ठीक है, एक काम कीजिए, सबसे पहले तो AOB और COD का अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले तो यह समरूप करना पड़ेगा, तब तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है AOB, इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है, और त्रिभुज COD, इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे तो समरूप करने का कोशिश करेंगे। तो पहले कसौटी खोजेंगे, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज में पहले हम लोग समरूपता की कसौटी खोजने का प्रयास करेंगे। तो खोजने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो ये समलंब चतुर्भुज है, यानी कि चूंकि AB जो है वो समांतर है CD का, AB CD के समांतर है। अगर AB CD का समांतर है, ये ध्यान दीजिएगा, AB और ये CD के समांतर है, तो क्या ये तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगा, और अगर ये तिर्यक रेखा हो जाएगा तो इसका एंगल ये और इसका एंगल ये बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर ये तिर्यक रेखा मान लिया जाए तो इसका एंगल ये और इसका एंगल ये क्या बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अगर ABCD समांतर है, इसलिए कोण ABD या ABO भी लिख सकते हैं, कोण ABD बराबर होगा कोण CDD
बी, सी डी बी, सी डी बी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा किस नियम से? तो अंतः एकांतर कोण के नियम से, अंतः एकांतर कोण। तो हमारे पास एक एंगल मिल गया दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में एक एंगल मिल गया। दूसरा चीज आपको देखिए नजर आ रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कोण बी ए सी जो होगा वो बराबर होगा डी सी ए, कोण डी सी ए कौन नियम से? तो अंतः एकांतर कोण के नियम से। ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। तीसरा एंगल भी हमारे पास हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा कोण ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के, कौन नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। शीर्षाभिमुख, ये आपके पास तीसरा एंगल आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं ए समरूपता से क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का, त्रिभुज सी ओ डी का। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो गए? समरूप हो गए। अब जब ये समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा क्या क्या हो सकता है? ए ओ बटा ओ सी का स्क्वायर, बी ओ बटा ओ डी का स्क्वायर और ए बी बटा सी डी का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम सिर्फ ए बी और सी डी को लेंगे क्योंकि ए बी और सी डी का यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, ठीक है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बी में ए बी और सी ओ डी में सी डी का स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी जो होगा बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी जो होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी का मान देखिए 2 सी डी दिया हुआ है, ए बी का मान 2 सी डी दिया है, तो क्या हम ए बी की जगह पे 2 सी डी नहीं भर सकते हैं? अब बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से जो सी डी है वो कट जाएगा, ये सी डी से ये सी डी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा 4 बटा में यहाँ 1 का स्क्वायर 1, बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी हमारा आंसर जो होगा वो 4:1 होगा। ये हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि आकृति में एक ही आधार बीसी, ये आपका देखिए बीसी है आधार, एक ही आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया एक, इसका आधार यही है, और बी डी सी, ये त्रिभुज इसका भी आधार क्या है? बीसी है, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, यानी बीसी को ये जो एडी है वो कहां पर प्रतिच्छेद करे? ओ पर करे, तो आपको ए बी सी का एरिया और डी बी सी का क्षेत्रफल जो है एओ बटा डीओ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि एओ बटा डीओ होगा ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस सवाल में दिया क्या है। सवाल में यह दिया है कि ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी का आधार बीसी है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि एक ही आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज
ए बी सी तथा डी बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी है। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और DBC दिया है, ABC और DBC दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा में DO, ये होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोगों को करना पड़ेगा रचना। हम लोग करेंगे इसमें रचना। रचना क्या करेंगे? रचना हम लोग एक लंब खींचेंगे, इसका नाम दे देते ए ई। ए लंब खींचेंगे BC पर, ए जो है लंब खींचेंगे किस पर? BC पर, तथा DF लंब खींचेंगे BC पर, DF लंब BC पर। ये हम लोग रचना करेंगे। ठीक है, हम लोग रचना क्या किया कि BC पर एक लंब खींचा ए और BC पर दूसरा लंब खींचा DF। लंब क्यों खींचा हमने? क्योंकि हमको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए ऊंचाई चाहिए। तो ये तो आधार होगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालेंगे। तो क्या होगा? 1/2 गुने आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। आधार हमारा BC और गुना ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा AE हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज DBC निकालेंगे। DBC ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका आधार यही रहेगा, लेकिन इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर 1/2 गुने आधार हमारा BC ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई हमारा हो जाएगा DF। अब दोनों क्षेत्रफलों को हम लोग अनुपात में रखेंगे, यानी इसका अनुपात और बटा में इसका अनुपात। इसके दोनों का अनुपात करने से हमें फायदा क्या होगा कि ये कट जाएगा और ये BC से कट जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो AE बटा DF मिलेगा। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये बताइए आप, अगर AE बटा DF आया है, हमको AO बटा DO लाना है। अगर हम DF को AE बटा DF को अगर AO और OD के बराबर कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। DF का अनुपात जो है AO बटा OD के बराबर कब होगा? जब हमारा जो ये त्रिभुज बन रहा है AEO, ये जो त्रिभुज बन रहा है, अगर ये त्रिभुज ODF के समरूप हो जाए तो हमारा प्रयास क्या रहेगा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो AO और OD का अनुपात AE बटा DF के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज AEO तथा
त्रिभुज डी ओ एफ में समरूपता की कसौटी को ढूंढेंगे तो हमारा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने लंब खींचा था, यहाँ 90 होगा, ये हम लोगों ने यहाँ लंब खींचा था तो ये भी 90 होगा। यानी एंगल ए ई ओ जो होगा वो बराबर होगा एंगल डी एफ ओ। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 है। 90 क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने रचना किया था कि ए बी सी पर लंब है और डी एफ जो है बी सी पर लंब है। तो जब लंब है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो दोनों 90 डिग्री, एक एंगल मिल गया। दूसरा आप एंगल ये कह सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण जो है बराबर होता है सी-सर्वभौम कोण के नियम से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ ई जो होगा वो बराबर होगा डी ओ एफ का। कौन नियम से? तो भाई सी-सर्वभौम कोण के नियम से। तो ये आपका हमारा दूसरा एंगल मिल गया। किसी भी दो त्रिभुज को अगर हम समरूप करना चाहते हैं तो दो एंगल, दोनों त्रिभुज के संगत दो एंगल जो है बराबर हो, उतना काफी है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से ये जो त्रिभुज ए ई ओ है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बटा में आपका डीएफ जो होगा वो बराबर होगा एओ बटा में डी। होगा कि नहीं होगा? ए बटा में डीएफ जो होगा, ए बटा में डीएफ जो होगा वो एओ बटा में डीओ के बराबर होगा। ये समीकरण 2। अब आप आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में आप देखिए कि यहाँ पे ए बटा डीएफ की जगह पे हम लोग एओ बटा डीओ रख सकते हैं, क्योंकि ए बटा डीएफ जो होता है वो एओ बटा डीओ के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो एओ बटा में डीओ के बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो बराबर है, नहीं, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। यानी दो त्रिभुज अगर दो त्रिभुज समरूप है और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, यदि दो त्रिभुज समरूप है और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है तो इसका मतलब वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक, तो इसे प्रूफ करेंगे हम लोग। बात यहाँ पे क्या हो रहा है, दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है कि ये क्या है? समरूप है। दो त्रिभुज दिया है जो कि दोनों के दोनों क्या है? समरूप है। तो हम लिखेंगे दिया है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक, ये सवाल में दिया है। तथा ये भी दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है वो बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये भी दिया है। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का।
ये हमें सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं, जो चीज दिया वहां से शुरू करते हैं। सवाल में दिया है चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये समरूप है। अगर ये समरूप है तो क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर वो बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर। ये होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है, ये दिया है, सवाल में दिया है। तो क्या हम लोग जो है यहाँ पे जो ए बी सी है और पी क्यू आर है, क्या पी क्यू आर की जगह पे ए बी सी नहीं रख सकते हैं? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। दोनों जब आपस में बराबर है तो ए बी सी के जगह पे पी क्यू आर रखिए या पी क्यू आर की जगह पे ए बी सी रखिए, दोनों बराबर है। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर, ठीक। देखिएगा ये जो दोनों है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक बराबर में ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर। अब बताइए ये सब का स्क्वायर अगर हम एक एक करके ले, अगर एक एक करके इसको देखा जाए तो ये इसके बराबर है, तो स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट 1 हो जाएगा। एक रूट का मान एक ही होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर बराबर में 1, क्योंकि इस सब का स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आएगा तो रूट 1 का मान एक ही होता है, तो इस सब जो है इस सब का अनुपात 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि ए बी जो है वो बराबर में पी क्यू हो जाएगा। इसको अगर इसके बराबर लिया जाए तो ए बी बटा में पी बराबर पी क्यू, इसको अगर इसके बराबर लिया जाए यहाँ से बी सी और ये क्यू आर इससे गुना हो जाएगा तो बी सी बराबर क्यू आर। उसी तरह अगर इसको और इसको लिया जाए तो यहाँ से पी आर इससे गुना हो जाएगा, यानी ए सी बराबर में पी आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों त्रिभुज में इनके संगत भुजा जो है ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया और ए सी जो है वो पी आर के बराबर हो गया, यानी तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर हो गया। तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए साइड 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 सर्वांग समता से ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्या क्या है, तो डी ई और एफ है। चलिए फिगर बनाते हैं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज इसलिए त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु जो है एफ है, ठीक।
त्रिभुज DEF, इसको मिलाने पे आपका जो बनेगा वो बनेगा त्रिभुज DEF बनेगा। तो ये जो त्रिभुज DEF है और ABC का क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है, यानी ABC का और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज ABC में D, E, F क्रमशः AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु है। ये दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध नहीं करना, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये बताइए कि यदि E जो है वो BC का मध्य बिंदु है और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो क्या EF AB के समांतर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। मध्य बिंदु प्रमेय में अगर कोई त्रिभुज ABC दिया है, मान लीजिए ABC दिया है त्रिभुज, और इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है, तो क्या इसको मिला देने से ये BC के समांतर नहीं हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि E और F E और F भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। इसलिए ये जो EF होगा वो AB के समांतर होगा। EF समांतर AB होगा, EF जो AB के समांतर होगा, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, ये जो EF होगा वो AB का आधा हो जाएगा, यानी EF जो होगा वो AB का आधा हो जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय से EF जो है AB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, EF बटा में AB बराबर 1/2, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। AB नीचे आ जाएगा तो 1/2 बचेगा, EF बटा AB बराबर 1/2। इसी प्रकार जब EF AB के समांतर होगा तो क्या ये जो BC होगा वो DF के समांतर नहीं होगा, क्योंकि D जो है और F जो है वो इसका मध्य बिंदु है, इसलिए DF जो होगा वो BC के समांतर होगा, तथा DF समांतर BC, DF जो होगा वो BC के समांतर होगा। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो DF होगा वो BC का आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग DF बटा में BC बराबर 1/2 लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण 2 कर लीजिए। उसी प्रकार ये जो D होगा वो AC का समांतर होगा, तथा D जो होगा वो AC के समांतर होगा, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। जब ये
जब ये डी जो है AC के समांतर होगा, डी जब AC के समांतर है इसका, और ये मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से डी जो होगा वो AC का आधा होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से डी जो होगा वो AC का आधा होगा। यहाँ से हम लोग डी बटा में AC बराबर 1/2 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 3। ध्यान दीजिए, उसी तरह हो गया जब ये और ये तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो पक्का ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर होगा, और समांतर होगा तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, और ये इसका आधा होगा। लिख दिया, और उससे एक रिलेशन मिला हमको, EF बटा AB आधा, DF बटा BC आधा, D बटा AC आधा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि तीनों भुजाओं का, ये त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, दोनों के भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, तीनों भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, यानी तीनों भुजाएं जो का अनुपात जो है आपस में बराबर है। हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होगा, तो EF बटा में AB बराबर DF बटा में BC बराबर DE बटा में AC बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो सब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसलिए साइड साइड समरूपता से, इसलिए साइड समरूपता से, साइड समरूपता से क्या होगा, ये दोनों छोटा वाला बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज DEF जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का, हो गया समरूप। और जब ये समरूप हो जाएगा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जब ये समरूप है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, तो EF बटा AB का स्क्वायर नहीं होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ EF बटा AB का मान कितना है, 1/2 है, तो हम यहाँ 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/4, यानी 1:4 आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज दिया हुआ है, समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। हम लोग क्या पढ़े थे कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, ये संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो दो त्रिभुज बनाना होगा। ये हो गया आपका दो त्रिभुज, एक का नाम दे देते हैं ABC, दूसरे का नाम PQR। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसमें माध्यिका खींचना है, तो इसका माध्यिका AD हो जाएगा, इसका माध्यिका PS हो जाएगा। ठीक, तो हमें सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। ये सवाल में दिया है कि दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा वो ए डी बटा में पी एस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इसके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये सवाल में दिया है, सवाल में दिया है। अगर ये समरूप हो है, अगर ये समरूप है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तीनों के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, हम एक ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक ही का जरूरत है, ठीक। उसके अलावा जब ये समरूप है, अगर, तथा यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी ए बी बटा में पी क्यू जो होगा वो बी सी बटा में क्यू आर के बराबर होगा, ये भी होगा। इसको समीकरण 2 कर दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं सो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए डी तथा पी एस माध्यिका है, जब माध्यिका है तो इसका मतलब ये बी डी और डी सी बराबर होगा, यहाँ क्यू एस और एस आर बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सी का मान होगा वो 2 बी डी के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह क्यू आर का जो मान होगा वो 2 क्यू एस के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बीसी के मान 2 को बीडी को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, 2 बीडी के बराबर बीसी अकेले, उसी तरह 2 क्यू एस के बराबर क्यू आर अकेले, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अनुपात में बदल देना है, बीसी बटा में ये, यहाँ से क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो बीसी बटा में क्यू आर जो है वो बीडी बटा में क्यू एस के बराबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या मिला, बीसी बटा क्यू आर जो है वो बीडी बटा क्यू एस के अनुपात के बराबर हो गया। और आप क्या ज्ञात किए थे, समीकरण 2 में ए बी बटा पी क्यू जो है बीसी बटा क्यू आर के बराबर है। तो अगर इसको समीकरण 3 दे दे तो समीकरण 2 और 3 से ध्यान दीजिएगा कि बीसी बटा क्यू आर अगर है यानी ए बी बटा पी क्यू जो है वो बीडी बटा क्यू एस के बराबर होगा, यानी समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बीसी बटा में क्यू आर, बीसी बटा में क्यू आर, इसलिए ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बी डी बटा क्यू एस के बराबर हो जाएगा। ए बी बटा में पी क्यू जो होगा वो बी डी बटा में क्यू एस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ए बी बटा में पी क्यू आ रहा है, बी डी बटा में क्यू एस आ रहा है, और क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे तथा कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा। तो ये बताइए कि जब इसके भुजाओं का अनुपात, ये छोटा वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, आपका त्रिभुज ए बी डी ध्यान दीजिएगा और त्रिभुज पी क्यू एस ध्यान दीजिएगा। दोनों त्रिभुज में जब इसका अनुपात इसका 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 और ये कोण है, ये कोण बराबर, क्योंकि दोनों बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इसलिए कोण पी और क्यू बराबर होगा। तो यहाँ से साइड एंगल साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, साइड एंगल समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस का,
इसको समरूप करने से हमें क्या फायदा हुआ? इसको समरूप करने से हमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए ए बी बटा में पी क्यू जो होगा वो ए डी बटा में पी एस के बराबर होगा। इसके साथ साथ बी डी और क्यू एस का अनुपात भी बराबर होगा, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब है, इसी का जरूरत है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ये समीकरण आप दे दीजिए 4। अब ध्यान दीजिए, समीकरण आप ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से ध्यान दीजिएगा। जब ए बी बटा पी क्यू का मान ए डी बटा पी एस के बराबर हो गया तो यहाँ पे रख देने से क्या आपको नहीं मिल जाएगा जो आप प्रूव करना चाहते थे? तो समीकरण 1 और 4 से क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा? ए डी बटा में पी एस, ए डी बटा में पी एस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि यहाँ ए बी बटा पी क्यू जो ए डी बटा पी एस के बराबर है। हम यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू को मान ए डी बटा पी एस रख देंगे तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक वर्ग बनाइए, ए बी सी और डी, और इसके किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसके विकर्ण पे, इसके विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। ये हो गया, इसका कुछ नाम दीजिए। ए बी सी डी हो गया, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ठीक, अब ये जो भुजा पे बना समबाहु त्रिभुज है और ये जो विकर्ण पे बना समबाहु त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पे बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दुगना होता है, या फिर ये क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से आधा होता है। ये चीज आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आप क्या लिखिएगा? दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग है इसका मतलब चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। मान लेते हैं ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी इसलिए ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए बराबर में ए मान लेते हैं। ठीक, तथा बी सी ई त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज ए सी एफ समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बराबर ये और इसमें ये और ये बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक, और ये तीनों जो है बराबर होगा। अब ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2a होता है, तो ये भी √2a हो जाएगा, ये भी √2a हो जाएगा। यानी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि BC बराबर BE बराबर CE बराबर A, तथा AC बराबर AF बराबर CF बराबर √2a
वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √√2a के बराबर होता है और वर्ग की भुजा जो होती है वो a के बराबर होती है। जब एक भुजा a है तो इसके तीनों भुजा a के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BCE, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर जो होगा वो 1/2 होगा। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका ये आधा, 2 का आधा 1, यानी 1/2 हमको लाना है। ठीक, तो चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ये हम लोग चैप्टर के शुरू वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। समरूप होते हैं जितने भी समबाहु त्रिभुज, वृत्त, ये सारे वर्ग, ये सब आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और दोनों के दोनों क्या होगा? समरूप होगा। यानी आप लिख सकते हैं त्रिभुज BCE जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ACF का। बताइए, क्योंकि सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, अगर ये समरूप होगा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर क्या होगा? ये दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस चैप्टर का जो थ्योरम है वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात, हम यहाँ पे ये त्रिभुज का ये भुजा ले रहे हैं BC और इस त्रिभुज का ये भुजा ले रहे हैं AC। ठीक, यानी BC बटा में AC का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखिए BC का मान हम लोग A माने थे, तो यहाँ A हो जाएगा। AC का मान जो होता है विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण √2a के बराबर होता है, तो यहाँ पे √2a हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A और A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर 1। यहाँ 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है और D भुजा BC का मध्य बिंदु भी है, तो आपको क्षेत्रफल इतना का और इतना का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, हो गया त्रिभुज AB और C, और एक त्रिभुज है BD है, जहां पे D जो है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है? D है, और BDE एक त्रिभुज बन रहा है, तो BDE यानी यहाँ पे E होगा, और इसको ऐसे कर देंगे तो ये BDE एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, अब ये BDE त्रिभुज और ABC दोनों का दोनों समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है सवाल? दिया है कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है।
यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों आपस में समरूप भी होंगे। ठीक है, तो आपको तो ज्ञात क्या करना है ये पहले देखते हैं। ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहले बताइए अगर, पहले ये लिखते हैं, चूंकि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। किसी भी त्रिभुज में जब ये डी इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये ई भी इसका मध्य बिंदु होगा, यानी ये और ये बराबर और ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो डी है वो AC के समांतर हो जाएगा। डी जो है वो AC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब D और E दोनों का मध्य बिंदु भी है और इसलिए ये और ये समांतर हो जाएगा, इसलिए D जो है AC का आधा हो जाएगा। D जो है वो AC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी D बराबर AC बटा में 2। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AC बटा में D बराबर में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, देख लीजिए AC बटा में D, ये D को नीचे ले आया, 2 नीचे था ऊपर चला गया, गुना में था भागा में था गुना में, गुना में था भागा में, तो ऊपर 2 बचा नीचे कुछ नहीं था 1 है, यानी AC बटा D का मान 2 बटा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज बी डी का। बताइए होगा कि नहीं होगा? अगर सभी के सभी समबाहु त्रिभुज, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था कि सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा क्या होगा, ये और ये होगा। इसका ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, हम कोई 2 ही लेंगे, यही दोनों ले लेते हैं। तो इसका हम ले लेते हैं AC और इसका ले लेते हैं D, और इसका क्या होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AC बटा D का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 2 बटा 1 निकाले हैं। 2 बटा 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई जो होगा वो बराबर होगा 1 बटा 4 बटा 1, 4 बटा 1, यानी हमारा आंसर आएगा 4:1। ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 आज के क्लास का। और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है 4:9।
भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एकदम आसान है, देख लीजिए, दो त्रिभुज होगा ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, ठीक। अब यहाँ दिया क्या है? तो यहाँ पे दिया क्या है? तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये दिया है। और जब समरूप है तो इनके संगत भुजा ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर बराबर होगा, जो कि दिया है 4/9, ये दिया है। साथ ही साथ चूंकि ये समरूप है इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा? इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर। हम कोई एक ले रहे हैं, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा, ए बी बटा पी क्यू का मान क्या है? 4/9 है, जो कि स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 16/81, यानी आंसर आएगा 16:81, ऑप्शन नंबर डी। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 6.4 के 9 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग जो है 6.5 के जो थ्योरम है पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम उसको प्रूव करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग 6.5 के जो भी क्वेश्चंस है उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।